हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल जो है 20 सेट दिया हुआ है, जिसमें से 8 सेट जो है जनरल स्टडीज का है, 8 सेट जो है जनरल एप्टीट्यूड का है और 4 सेट जो है जनरल लैंग्वेज का है। तो हम लोग जो है जनरल स्टडीज का जो है प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें से जो है हम लोग 3 सेट पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो की विशेषता है। तो कौन सा जो है इसमें अल नीनो की विशेषता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में समुद्री सतह के तापमान में अचानक कमी आना। सेकंड ऑप्शन है हिंद महासागर के ऊपर पश्चिमी हवाओं का कमजोर होना। थर्ड ऑप्शन है मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असमान वृद्धि। और फोर्थ ऑप्शन है प्रशांत महासागर में व्यापारिक हवाओं का मजबूत होना। तो अल नीनो का जो है इसमें कौन विशेषता है, तो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असमान वृद्धि होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% केवल उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। सेकंड ऑप्शन है एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। तो सही कूट का चयन करें। तो इसमें जो है सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन था लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% केवल उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन है एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो भारतीय मानसून के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन है यह एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है। तो ये सही है। यह जो है एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है बुंदेलखंड पठार। तो बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है। तो ये सही है कि बुंदेलखंड पठार जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट है बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार दिया हुआ है छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। तो ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि बघेलखंड जो पठार है वो मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में नहीं है। नेक्स्ट है कर्नाटक पठार। कर्नाटक पठार दक्कन पठार का पश्चिमी भाग। तो ये सही है कि कर्नाटक पठार दक्कन पठार का जो है पश्चिमी भाग है। तो ये भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कोयला के बारे में कथन दिया हुआ है, और कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन है भारत में बिटुमिन्स प्रकार के कोयले के भंडार अधिक है। तो ये सही है कि भारत में जो है बिटुमिन्स प्रकार के कोयले का भंडार जो है अधिक है। सेकंड ऑप्शन है झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज है। तो ये भी सही है कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है, तो झरिया है, उसके बाद कौन है, तो रानीगंज है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगरौली, कोरबा, नेवेली, तलचर आदि कोयला खदानें हैं। तो सिंगरौली, कोरबा, नेवेली, तलचर कोयला आदि जो है कोयला खदान है। तो ये भी जो है सही है। तो इसमें जो है सही कथन का चयन करें। तो इसमें जो है सही है उसको चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो कौन सा जो है इसमें गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से कोको चैनल अलग करती है। तो अंडमान द्वीप समूह को जो है म्यांमार से कौन चैनल अलग करती है, तो कोको चैनल अलग करती है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है कार निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा के सबसे करीब स्थित है। तो कार निकोबार द्वीप जो है भूमध्य रेखा के सबसे करीब स्थित है, तो नहीं, ये गलत है। कार निकोबार द्वीप जो है भूमध्य रेखा के सबसे करीब स्थित नहीं है, ग्रेट निकोबार द्वीप है। कौन द्वीप है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप जो है भूमध्य रेखा के जो है सबसे करीब स्थित है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय के क्षेत्रीय विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हिमालय के क्षेत्रीय विभाजनों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है पंजाब हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। सेकेंड ऑप्शन है कुमायूं हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें से जो है कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो नहीं, ये गलत है। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। कौन कौन से नदी के बीच स्थित है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है पंजाब हिमालय स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुमायूं हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, तो ये गलत है। कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है, तो सतलुज और काली नदी के बीच जो है कुमायूं हिमालय स्थित है। तो इसमें से पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है नदी का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है बांध का नाम, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर कौन सा बांध है, तो राणा प्रताप सागर बांध है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध है। नेक्स्ट है कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो मेट्टूर बांध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 2, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 9, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। तो ये सही है स्टूडेंट, गंगा की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है, तो भागीरथी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है राम गंगा नदी कनौज के पास गंगा नदी में मिली है। तो ये भी सही है कि राम गंगा जो नदी है कनौज के पास गंगा नदी में मिली है। थर्ड ऑप्शन है कृष्णा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1310 किलोमीटर नहीं है, 1400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर लंबाई है इसका, तो 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट ऑप्शन है गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये सही है कि गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ग्रीन बीच 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय सुबह 10 बजे है तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर स्थानीय समय क्या होगा। तो इसका स्थानीय समय होगा दोपहर 2 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर जो है किसका अध्ययन है, तो हॉर्टिकल्चर जो है उद्यान विज्ञान का अध्ययन को जो है हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है एपीकल्चर किसको कहते हैं, तो मत्स्य पालन के अध्ययन को जो है हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन को जो है हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर किसको बोलते हैं, तो फूलों की खेती को जो है हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है। तो
इसमें जो है कौन सही युग्म है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता दिया हुआ है जोहानसेन, तो ये गलत है। अनुवांशिकी का पिता जो है किनको बोला जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। नेक्स्ट है जीन, जीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किए थे, तो ये इसमें दिया हुआ है पुरकिंजे, तो ये गलत है। जीन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किए थे, तो ये किए थे जोहान्स, कौन किए थे, जोहान्स किए थे। नेक्स्ट है गुणसूत्र का नामकरण, गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्डेयर, तो गुणसूत्र का जो है नामकरण कौन किए थे, तो डब्ल्यू बाल्डेयर किए थे, तो ये सही है। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण की दिनाम पद्धति, तो जीवों के नामकरण की दिनाम पद्धति जो है ग्रेगर जॉन मेंडल दिए थे, तो नहीं, ये गलत है। जीवों के नामकरण की दिनाम पद्धति जो है कौन दिए थे, तो ये दिए थे कैरोलस लिनियस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो है कौन सही युग्म था इसको चूज करना है। तो अनुवांशिकी का पिता किनको कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे, तो ये किए थे जोहान्स। नेक्स्ट है गुणसूत्र का नामकरण, गुणसूत्र का नामकरण किए थे डब्ल्यू बाल्डेयर। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण की दिनाम पद्धति, तो इसका जो है प्रयोग कौन किए थे, तो ये किए थे कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन जो है इसमें सही है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण प्लीहा में होता है, तो नहीं, ये गलत है। आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाएं में केंद्रक होते हैं, तो नहीं, ये भी गलत है। लाल रुधिर कणिकाएं में जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं उभयबतल आकार का होता है, तो ये सही है। लाल रुधिर जो कणिकाएं होता है वो उभयबतल आकार का होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही है, तो कौन जो है पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये सही है। पीयूष ग्रंथि को जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें पूछा था पीयूष ग्रंथि के संबंध में जो है कौन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा जो है इसमें सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है धमनियों में रक्तदाब शिराओं की तुलना में अधिक होता है, तो ये सही है कि धमनियों में जो रक्तदाब होता है शिराओं की तुलना में अधिक होता है, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है मस्तिष्क के भाग और सूची 2 में दिया हुआ है इसका कार्य, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम का कार्य क्या है, तो सेरिब्रम का कार्य है सीखने, सोचने, समझने, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है ताप का नियंत्रण, भूख, प्यास। नेक्स्ट है सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या कार्य है, तो सेरिबेलम का कार्य है शरीर का संतुलन करना। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है हृदय धड़कना, श्वसन करना और पाचन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकेंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सही है, तो कौन जो है इसमें सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पुमंग पुष्प का मादा जनन नांग है, तो नहीं, ये गलत है।
नेक्स्ट है जायांग पुष्प का नर जननांग है, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं, तो ये सही है। पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागनों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पुमंग में पुकेसर नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत है। पुमंग में जो है पुकेसर पाया जाता है, तो इसमें पूछा था कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोपोनिक्स है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा रहित पोषक तत्वों से जलीय पौधों में पौधे उगना, उसको जो है क्या कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही जो इसमें है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण गिरने लगता है, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, क्योंकि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा जो यात्री होता है वो आगे की ओर नहीं पीछे की ओर जड़त्व के कारण गिरने लगता है। नेक्स्ट है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर संवेग शून्य करने के लिए खींच लेता है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर नहीं पीछे की ओर झटका लगता है, तो इसमें जो है सही उत्तर का चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में जो है कौन सा युग्म सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सितार, सितार में जो है ऊर्जा का रूपांतरण जो है होता है, दिया हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो ये सही है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा, ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो नहीं, ये गलत है। ऊंचाई से गिरते पत्थर की जो ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण करता है, न कि गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत सेल, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो ये सही है। तो इसमें जो है पूछा था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है स्टूडेंट प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो नहीं, ये गलत है। प्रकाश जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग नहीं, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो नहीं, ये भी गलत है। ध्वनि तरंग जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग के गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अनुदैर्घ्य जो तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग के गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें 3 और 4 कथन जो है वो सही है। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है ओम का नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कूलाम्ब का नियम के अनुसार चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें सही नहीं है उसको चूज करना है।
तो कौन सा जो है इसमें कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ था स्टूडेंट, ओम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि इसमें जो प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा होता है ओम के नियम में, वो उसके दोनों सिरों के विभवांतर के जो है क्या होता है, तो समानुपाती होता है। नेक्स्ट है कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब के नियम के अनुसार चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो नहीं, ये भी गलत है। ये कूलाम्ब का नियम नहीं है और ये ओम का नियम नहीं है। कूलाम्ब का नियम क्या होता है, तो कूलाम्ब का नियम होता है दो आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम होता है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि इसमें से जो है कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। तो सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है कण और सूची 2 में दिया हुआ है इसके खोजकर्ता, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कौन किए थे, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो इसका खोज किए थे चैडविक। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे, तो प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्डस्टीन। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो ये किए थे एंडरसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 4। क्वेश्चन नंबर 25, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है। तो आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये सही है। यही जो है आवोगाद्रो का नियम है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारी जल का उपयोग होता है। तो भारी जल का जो है उपयोग किस में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूटेरियम व इसके यौगिक बनाने में। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में सूचक के रूप में। थर्ड ऑप्शन है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन सभी में जो है भारी जल का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारी जल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। इसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। तो सूची 1 में दिया हुआ है धातु का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है उसके अवयव, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में है पीतल। पीतल जो है किसका अवयव है, तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का अवयव है। तो इसका हो जाएगा कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट है टांका। टांका किसका अवयव है, तो टांका जो है टीन और सीसा का अवयव है। नेक्स्ट है कांसा। कांसा किसका अवयव है, तो कांसा जो है कॉपर और टीन का अवयव है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है किसका अवयव है, तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर और जिंक और निकेल का अवयव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। पीतल जो है किससे बनता है, तो कॉपर और जिंक से बनता है। नेक्स्ट है टांका। टांका किससे बनता है, तो टीन और सीसा से बनता है। नेक्स्ट है कांसा। कांसा जो है किससे बनता है, तो कॉपर और टीन से बनता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है किससे बनता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल से बनता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कौन जो है इसमें सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है किसी बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻6 से कम होती है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। सेकंड ऑप्शन है कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है।
तो ये भी जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है सोल वैसा कोलाइड है जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित नहीं होते, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि किसी बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम नहीं होता। यहाँ पे 10⁻⁻6 नहीं होगा, 10⁻⁷ होगा। सेकंड ऑप्शन है कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। तो इसमें पूछा था कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होता है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एस्टिकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? तो एस्टिकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका कौन निभाता है? तो अम्ल निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में दिया हुआ है सल्तनतकालीन कर और सूची 2 में दिया हुआ है क्षेत्र या प्रकृति, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जजिया कर। जजिया कर जो है किस प्रकृति का था? तो जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर था। तो जजिया कर क्या था? तो गैर मुस्लिमों पर जो कर लगाया जाता था उसे जो है हम लोग जजिया कर कहते हैं। नेक्स्ट है खराज। खराज जो है क्या था? तो खराज जो है भूमि पर लगाने वाले कर को जो है खराज बोलते थे। नेक्स्ट है जकात। मुस्लिमों पर लगाए जाने वाले कर को क्या बोलते थे? तो जकात बोलते थे। नेक्स्ट है खुम्मस। खुम्मस किसको बोलते थे? तो युद्ध में लूट का माल, तो जो युद्ध में लूट का माल होता था उसको जो है खुम्मस बोलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या था? तो तेलुगु था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है कबीर रामानंद मीराबाई, सेकंड में दिया हुआ है रामानंद कबीर चैतन्य, तो ये सही है। तो इसमें इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जो है रामानंद आए थे, फिर कबीर और उसके बाद चैतन्य। कबीर का जो है काल जो है कब का था? तो कबीर का काल था 1440 से लेकर के 1510 ईस्वी तक। नेक्स्ट है चैतन्य। चैतन्य का काल जो है कब से कब तक था? तो इनका काल था 1486 से लेकर के 1538 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पेशवा का नाम दिया हुआ है और इनके जो है शासन काल के कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो ये जो है मराठा पेशवा का नाम दिया हुआ है इसमें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बालाजी विश्वनाथ है। तो बालाजी विश्वनाथ का जो है शासनकाल जो है कब से कब तक था? तो बालाजी विश्वनाथ का जो है शासनकाल 1713 ईस्वी से लेकर के 1720 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का जो है शासनकाल कब से कब तक था? तो 1720 से लेकर के 1740 तक था। नेक्स्ट है नारायण राव। नारायण राव का जो है शासनकाल कब से कब तक था? तो इनका जो है शासनकाल था 1772 ईस्वी से लेकर के 1773 ईस्वी तक। नेक्स्ट है माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम का जो है शासनकाल जो है 1761 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक था। तो इसको जो है कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है फर्स्ट में हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ, सेकंड में हो जाएंगे बाजीराव प्रथम, थर्ड में हो जाएंगे माधवराव प्रथम और फोर्थ में हो जाएंगे नारायण राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो फर्स्ट तो दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में
ने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है सन 1921 ईस्वी में राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या थे? तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है क्या था? तो मुद्रा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अशोक के शिलालेखों में से किसमें धम्म की नीति का व्याख्या का उल्लेख है? तो कौन से शिलालेख में जो है धम्म की नीति का व्याख्या का उल्लेख है? तो ये जो है प्रमुख शिलालेख 11 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बौद्ध परिषद के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति दिया हुआ है मोगलीपुत्र 30 से। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति के जो है अध्यक्ष का नाम क्या था? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो महाकाश्यप नाम था। तो ये गलत है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। और दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगति जो है कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। तो तृतीय बौद्ध संगति के यहाँ पे अध्यक्ष का नाम जो है दिया हुआ है महाकाश्यप। तो ये गलत है। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसके अध्यक्ष का नाम था मोगलीपुत्र 30 से। तो इसमें जो है गलत कथन चुने। तो गलत कथन को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल के दौरान प्रयुक्त शब्द भूति का अर्थ है। तो भूति का अर्थ क्या है? तो भूति का अर्थ होता है प्रशासनिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कारखाना बनाने वाले पहला यूरोपीय कौन था? तो भारत में कारखाना बनाने वाले प्रथम यूरोपीय था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो कॉलवर्ट के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो कौन जो है इसमें सुमेलित है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जो है बुक का नाम जो है यंग इंडिया दिया हुआ है। तो नहीं, ये गलत है। यंग इंडिया बुक के संपादक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का बुक का नाम दिया हुआ है न्यू इंडिया। तो ये गलत है। एनी बेसेंट का बुक का नाम था न्यू इंडिया और महात्मा गांधी के जो है बुक का नाम था यंग इंडिया। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक केसरी दिया हुआ है। तो ये सही है। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का दिया हुआ है मराठी। तो ये भी गलत है। तो कौन जो है इसमें सुमेलित है इसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो ये जो है कौन सा अधिनियम था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1813। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था जो है कौन था? तो ये था इंडियन एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसका कौन सा निर्णय घातक सिद्ध हुआ था? तो 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता हुआ था, उसका जो है कौन सा निर्णय जो है घातक सिद्ध हुआ था? तो
कांग्रेस द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व स्वीकारना, ये जो है घातक सिद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो सैडलर आयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कौन किए थे? तो ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी पदों का त्याग, सेकंड ऑप्शन है विदेशी माल का बहिष्कार, थर्ड ऑप्शन है अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, और फोर्थ ऑप्शन है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन में जो है कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी जो है ये जो है शामिल नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 के बीच जो है असहयोग आंदोलन चला था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC AEDO का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना प्रिविजन कीजिएगा।